जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट। मेरे साथ है मेरी को होस्ट वृंदा। और आज हम किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, वृंदा आपको बताने वाली है। वृंदा जी प्लीज़ बताएं। हाँ जी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए या म्यूचुअल फंड्स में किया जाए, किसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या करना चाहिए? मतलब मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहूँगी कि इसमें स्टॉक्स के फ़ेवर में हो या म्यूचुअल फंड्स के फ़ेवर में हो, दोनों में क्या डिफ़रेंस है एंड किसको क्या ऑप्ट करना चाहिए, किसके लिए क्या सही है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। राइट, तो इस पे हम काफ़ी डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं एंड स्पेसिफिकली टैक्स के पॉइंट पे भी हम चर्चा करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई क्यों म्यूचुअल फंड जो है वो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर हैं। बाकी आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं। और कई लोगों ने बहुत इल्ज़ाम लगाया मेरे ऊपर, "अरे, तेरा कौन सा पोर्टफोलियो चल रहा है जो तू हमें बता रहा है"। तो मैं पोर्टफोलियो की वैल्यू भी बता दूंगा कहीं बीच में कि कितने के आसपास का पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड में और स्टॉक्स में कितना पोर्टफोलियो है। अभी के लिए पूरे पूरे के पूरे इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और हम भी कुछ नोट्स आपके साथ बनाते जाएंगे। आप भी जो है ये नोट्स अगर बना लेंगे तो हमें बहुत 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 अच्छा जो है वो लगेगा। राइट, तो हम क्या करेंगे, हम चलते हैं सीधा और हम आपको एक कंपैरिजन समरी देंगे। एक कंपैरिजन समरी देंगे आप लोगों को। लो जी, कंपैरिजन। ओके, और ये कंपैरिजन होगा किसके बीच में? ये कंपैरिजन होगा डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग के बीच में एंड आपके इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड। राइट, एंड यहाँ पे हम प्राइमरली बात करेंगे इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड की। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हम लोग प्राइमरली बात करने वाले हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इक्विटी के अंदर, स्टॉक्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं तो क्या क्या जो है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। राइट, शुरू करें वृंदा, पहले डिफरेंस से शुरू करें। बिल्कुल, सबसे पहले तो तो मैं टैक्सेशन ही जानना चाहूँगी आपसे। हाँ, तो सबसे पहला डिफरेंस जो है वो टैक्सेशन का हम लोग पिक कर रहे हैं। देखिए, जब आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं ना तो ये इमीडिएट टैक्स ऑन एवरी सेल, मतलब आप जब भी अपने स्टॉक सेल करेंगे आपका कैपिटल गेन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर मैं और थोड़ा टेक्निकल भाषा में बताऊं तो सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 लग जाएगा, जो कि लगता है ऑन ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट पे। और हमारी जो स्टॉक्स हैं वो हमारे लिए कैपिटल एसेट होते हैं। याद रखिए, मैं यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आपने एक स्टॉक लिया, उसे कुछ समय तक अपने पास रखा, फिर आप उसे बेच रहे हैं क्योंकि आपको नया स्टॉक खरीदना है। राइट, चर्निंग जिसे बोल सकते हैं, आप लोग अपने पोर्टफोलियो को चर्न कर रहे हैं। और एक्टिव मैनेजमेंट में या बोल लीजिए डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में आपको चर्न करते रहना पड़ता है, क्योंकि आप एक स्टॉक खरीदते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसको साइज होने देते हैं, बड़ा होने देते हैं, फिर उसको बेच देते हैं, फिर नया स्टॉक खरीदते हैं। तो यहाँ पे टैक्स कब लगता है? इमीडिएटली ऑन एवरी सेल। जैसे ही आप अपना कोई स्टॉक बेचेंगे आपके ऊपर जो है टैक्स लग जाएगा। मैं फिर बता दूं, मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। छोटा फिगर ले लेता हूँ क्योंकि 1 करोड़ से भी लोगों को दिक्कत है कि 1 करोड़ आएंगे कहाँ से। राइट, तो एक छोटा फिगर ले लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही और वो स्टॉक जो है वो हो गया कितने लाख का? वो हो गया लेटस से 20 लाख रुपए का। राइट, अब 20 लाख रुपए का हुआ, आप खुश हो गए, 100% स्टॉक ने आपको दे दिया। और 100% स्टॉक नहीं देता है एक साल के अंदर, ऐसे कोई रूल नहीं है कि एक साल के अंदर 100% स्टॉक दे देगा। हो सकता है 3-4 साल में आपने ऐसा किया। राइट, तो आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा जैसे ही आपने उस स्टॉक को बेचा, मान लो आपने 3 साल में ये स्टॉक जो है बेच दिया, आप नया स्टॉक खरीदने जा रहे हैं, तो जैसे ही आप स्टॉक बेचेंगे वैसे ही आपके ऊपर जो है वो उसी पर्टिकुलर ईयर में आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म क्या होता है? जब आप किसी इक्विटी शेयर को, लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर को जिस पे आपने एसटीटी पे कर रखा है, उसको अगर आप 1 साल से ज़्यादा के लिए, 12 महीने से ज़्यादा के लिए होल्ड कर लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाता है। फिर उसको बेचने पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं जो कि टैक्सेबल होते हैं एट द रेट ऑफ 12.5% ओवर एंड अबव 1,25,000 रुपीज़ पर ईयर। मतलब 1.25 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा और जो आपने बेचा उसके ऊपर जो है 12.5% का टैक्स होगा। यहाँ पे मैं एक बात आपको और बता दूं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आज की डेट में 20% के हिसाब से आपके ऊपर लगता है अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं। यानी कि अगर आप सिर्फ 12 महीने के अंदर अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स अगर आप स्टॉक को खरीद के बेच देते हैं तो आपको उस पर उसको 12.5% नहीं 20% का टैक्स लगेगा और किसी तरह की कोई एग्जामेशन जो है आपको नहीं मिलेगी। जैसे 1.25 लाख की वहाँ पे एग्जामेशन होती है, वैसे यहाँ पे 1.25 लाख की एग्जामेशन आपको नहीं मिलेगी। ऑल इन ऑल, जैसे ही आपने स्टॉक बेचा आपको वैसे ही क्या देना पड़ेगा, वैसे ही जो है आपको तुरंत क्या देना पड़ जाएगा? टैक्स देना पड़ जाएगा। और ये मैंने थोड़ा सा कैनवस थोड़ा सा मूव कर दिया था, इसको ठीक कर देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, कि म्यूचुअल फंड में जो है वो क्या होता है। म्यूचुअल फंड का सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि आपका जो टैक्स है वो
डेफर हो जाता है टिल रिडम्पशन। और ये बात समझ नहीं आती है लोगों को, एंड मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ कि भाई ना तो समझ आती है ना समझना चाहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? हाँ, मतलब देखो, समझ नहीं आती कोई बात नहीं, हमें भी नहीं आती थी एक टाइम पे, लेकिन समझना तो चाहो, सीखना तो चाहो। तो टैक्स डेफर टिल रिडम्पशन का मतलब क्या है? मान लीजिए हम वृंदा की बात करते हैं। वृंदा ने जो है वो स्टॉक्स खरीदे और स्टॉक्स बेचे विद इन 1 ईयर, तो वृंदा के ऊपर 20% का टैक्स लग जाएगा। लेकिन अब आप इस बात को ऐसे समझिएगा कि वृंदा ने एक म्यूचुअल फंड के अंदर जो है वो इन्वेस्ट किया। ओके, अब वो म्यूचुअल फंड इंटरनली स्टॉक्स को खरीद बेच रहा है बार बार। मान राइट। लीजिए वृंदा ने, लेटेस्ट से वृंदा अपने 10 लाख रुपए डाले एक म्यूचुअल फंड के अंदर, किसी भी एक फ्लेक्सी कैप को पकड़ लो, उसके पास 30 स्टॉक्स थे। उसको, उसके फंड मैनेजर को आइडिया आया कि भाई मैं एक काम करता हूँ, अपना स्टॉक नंबर 28 जो है उसमें काफ़ी गेन कमा चुका हूँ, उसको बेचता हूँ और उसके बदले कोई और स्टॉक जो है वो अंदर लेके आता हूँ। ओके, तो ऐसा करने पे म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन है। आपने यूनिट रिडीम नहीं करे, म्यूचुअल फंड हाउस ने जो है वो इंटरनली शेयर्स को बेचा है और नए शेयर्स खरीदे हैं। इस ट्रांजैक्शन पे कोई भी टैक्स नहीं होगा, ना आपके ऊपर ना म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर, राइट। और इसकी वजह से एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपका टैक्स जो है वो क्या हो जाता है, आपका टैक्स जो है क्या हो जाता है, वृंदा जी बताएंगे आप ज़रा। डेफर डेफर। हाँ, और आपका टैक्स जब डेफर हो जाता है तो आपको अभी शायद अंदाज़ा ना हो, बट लॉन्ग रन में आपको इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। अगर एक राइट। व्यक्ति साल साल में 2-3 बार शेयर्स खरीदता बेचता है कि अभी खरीद रहा हूँ, अभी बेच रहा हूँ, फिर बेच रहा हूँ, फिर खरीद रहा हूँ, वर्सेस एक व्यक्ति एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहता है, तो अगर 15-20 साल की बात करूं तो लाखों का डिफरेंस, इवन करोड़ों का डिफरेंस भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट, बिकॉज ऑफ दिस वन सिंपल पॉइंट कि म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने से आपका टैक्स जो है वो डेफर होता रहता है। अब होगा क्या, एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। हम अगर 1 साल का एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल वृंदा के पास अगर स्टॉक्स थे, इन्होंने बेचे, 10 लाख रुपए के स्टॉक्स थे, इन्होंने जो है वो 1 साल में वो 13 लाख रुपए के हो गए, वो बेच दिए 1 साल के अंदर अंदर। 3 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, उस पर 20% का टैक्स देना पड़ेगा इनको। 20% का टैक्स जो है इनको देना पड़ जाएगा उसी साल में, क्योंकि शॉर्ट टर्म है, मैंने 1 साल का पीरियड लिया है। ऑन द अदर हैंड, इनका म्यूचुअल फंड हाउस जिन्होंने अब जब इन्होंने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया था, वो कितनी बार भी स्टॉक्स खरीदता बेचता रहे, जब तक वृंदा यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड नहीं बेचेगी तब तक जो है म्यूचुअल फंड हाउस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, राइट। और इससे राइट। होगा क्या, जो टैक्स लगना था वो ना लग के अब क्या हो गया, री इन्वेस्ट हो जाएगा, राइट। क्योंकि जब मनी का आउटफ्लो नहीं हुआ, मनी रही तो वो इन्वेस्टेड ही रही। और इस री इन्वेस्टमेंट के होते 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 आप 15-20 साल का जब टाइम लेंगे और एक अच्छा अमाउंट लेंगे तो लाखों करोड़ों रुपए का फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पे वृंदा में कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहूँगा। वैसे आपको पता है इस बात पे डाउट्स क्या आते हैं वैसे एक आम व्यक्ति के, कुछ कहना राइट। चाहोगे? एक्चुअली मैं आपकी कोई शॉट अभी काफ़ी एकदम से हाँ। व्यूज़ पिक हो गए थे, तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स आने लग गए अचानक से उस पे। तो मैं उस पे पढ़ रही थी, तो सब एक चीज़ के पीछे पड़े हुए थे, तो म्यूचुअल फंड पे भी जब बेच रहे हैं, टैक्स तो हमें देना ही पड़ रहा है ना, तो हमें बेनिफिट क्या हो रहा है? तो मतलब यही, हाँ हम हाँ पहले हाँ ना दे के बाद में दे रहे हैं, बट हाँ एक्चुअली बहुत बड़ा डिफरेंस आता है जब हम टैक्स डेफर कर रहे हैं। वो जो टैक्स हमें पहले पे करना था, जो आपने बोला कि री-इन्वेस्ट होता जाता है, अब वो भी तो कंपाउंड हो रहा है। हाँ बाद में हमें देना भी पड़ गया। और हाँ। प्लस एक और चीज़, आई थिंक हम डिस्कस भी कर रहे थे थोड़े दिन पहले, डिविडेंड वाली चीज़, आई थिंक वो भी अभी आप कवर करोगे ही। डिविडेंड वाली चीज़ भी हम डेफिनेटली कवर करेंगे, बट पहले इस बात पे, जो बात आपने बोली ना कि ये जो टैक्स डेफरल हो रहा है, इसकी वजह से जो आपकी इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आएगा वो आउटवे कर जाएगा कि लास्ट में आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। बस फ़र्क इतना है कि अभी आप किश्तों में टैक्स दे रहे हो, उसमें म्यूचुअल फंड में आप एक बार टैक्स दोगे जब आप फाइनली उसको बेचोगे, राइट। एंड वो टैक्स बराबर भी हो सकता है जो टैक्सेस अभी आप दे रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा निकलेगी। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, क्योंकि आपको मेरे ऊपर तो विश्वास है नहीं। मैं भाई 2011 मैंने अपना सीए क्लियर कर लिया था, राइट। उसके बाद चलो मैंने इन्वेस्टिंग 2017-18 में शुरू करी। आज मैं अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो बना के बैठा हुआ हूँ और मैं म्यूचुअल फंड के बारे में सिखाता हूँ, लेकिन आपको मेरे ऊपर तो विश्वास है नहीं। तो आप कैलकुलेट कर लो। मैं तो कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति एक काम करे, इस कैलकुलेशन को करके दिखाए। और अभी आपके जितने भी इससे रिलेटेड डाउट्स हैं हम लेंगे। मुझे लग रहा है आज हम सिर्फ एक ही डिफरेंस बता के ना रह जाएं, क्योंकि इतना लंबा चलने वाला है ना ये बहुत लंबा चलेगा भाई, ये बहुत लंबा दंगल चलने वाला है ये।
तो टैक्स डेफरमेंट होता है, डेफरमेंट की वजह से आपका टैक्स जो आपको पे करना था वो आप पे ना करके री इन्वेस्ट करते रहते हैं। जब वो री इन्वेस्ट करते रहते हैं तो वो री इन्वेस्टमेंट की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलते रहते हैं बहुत सारे साल तक, और फिर जब लास्ट में आप रिडीम करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स का अमाउंट कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, जनरली कम ही होता है, लेकिन फिर भी आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे एक डाउट ये भी आता है कि ऐसे कैसे म्यूचुअल फंड हाउस को टैक्स नहीं देना होता। म्यूचुअल फंड हाउस को टैक्स नहीं देना होता, उन्हें इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिली है, उन्हें पास थ्रू एंटिटी बोला जाता है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मान लो वृंदा ने म्यूचुअल फंड स्कीम ए के अंदर पैसा लगाया था और इस स्कीम ए की यूनिट्स बेच के स्कीम बी में आ रही है, तो ये फायदा नहीं मिलेगा। आप स्कीम ए के साथ ही अगर आने वाले 15-20 साल तक कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको ये डेफरमेंट का फायदा मिलेगा। जितने भी साल आप कंटिन्यू करेंगे उतने साल आपको डेफरमेंट का फायदा मिलेगा। मैं बोलता हूँ, मैं भरा बैठा हूँ इस पर। तो अब इस पर कोई बोलेगा 15-20 साल तक कोई म्यूचुअल फंड में कैसे बना रह सकता है? भाई 2018 से अब 2024 आ गया, खत्म होने वाला है 24, राइट? अभी तक तो मैं अपने जितने भी म्यूचुअल फंड यूनिट्स मैंने खरीदे हैं ना, सब के सब है मेरे पास, सब के सब जितने भी मेरे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हैं सब के सब मेरे पास आज की डेट तक रखे हुए हैं। इवन उससे पहले भी अगर आपने हमारी वीडियो देखी है कि मैंने इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करी थी, 2016 में मैंने एक म्यूचुअल फंड में मुझसे इन्वेस्टमेंट करा दी गई थी 2000 रुपये की SIP की, वो भी आज भी मेरे पास है। तो 2016 से अगर पकड़ लो तो 8-9 साल हो चुके हैं, और अभी भी आप देखोगे 2018 से पकड़ लो तो भी 6-7 साल का पीरियड जो है वो जा चुका है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 साल जो है अभी 7वां साल जो है चल रहा है। तो आप होल्ड नहीं कर सकते तो आप अपनी बात करिए। मैं तो भाई होल्ड कर सकता हूँ आने वाले 15-20 साल तक और भी। वृंदा, थॉट्स? एग्जैक्टली मतलब मैंने भी आज तक कुछ भी बेचा नहीं है। जितने मैंने म्यूचुअल फंड्स लिए थे, 1 रुपए को भी मैंने मतलब रिडीम करा ही नहीं है कुछ भी। बस ऐड ऑन हो रहा है, धीरे धीरे मैं ऐड ऑन करती रहती हूँ। SIPs जो जा रही हैं वो जा रही हैं, और कोशिश रहती है कि कुछ कुछ ऐड करती रहूँ साथ साथ, बट कुछ रिडीम नहीं करते। लाइक 1 रुपया भी मैंने रिडीम नहीं करा। प्लस मेरे को मतलब एक्चुअली ये बहुत सही लगता है कि जैसे जितना भी हमारा अमाउंट है टैक्स वाला भी, उसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होने वाला है ना, अब वो टैक्स परसेंटेज, एक और चीज मैंने पढ़ी थी कमेंट्स में कि टैक्स का जो रेट है, अभी जो रेट है वो इंक्रीज भी तो हो सकता है फ्यूचर में। बट आपका जो अमाउंट जो आप टैक्स का बचा रहे हो वो भी तो कंपाउंड हो ही रहा है, वो वैसे भी ज्यादा ही होने वाला है। अगर टैक्स रेट थोड़ा बहुत बढ़ भी गया तब भी आप आराम से पे कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको पे नहीं करना पड़ेगा, उस टाइम भी करना ही पड़ेगा। नहीं, मैं एक बात एक और बोलता हूँ, डिक्रीज भी तो हो सकता है, डिक्रीज भी तो हो एग्जैक्टली सकता है। राइट। 2004 में जीरो भी तो किया ही था ना, पहले टैक्सेबल था, 2004 में जीरो, तो वो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है हम उस पर तो बात ही नहीं कर सकते, है ना? तो ये सब अति दुखी आत्मा वाले डाउट है। एनीवेज, आप बताओ वृंदा, और क्या कह रहे थे आप? राइट, तो ओवरऑल अब मेरे को आपसे जो आपने चीज़ें बताई हैं उससे यही समझ आया कि टैक्स जो डेफर हो रहा है उससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है फ्यूचर में। जो हम कंपाउंडिंग का इफेक्ट देख पाएंगे वो काफ़ी बड़ा होने वाला है, राइट। एग्जैक्टली। और अभी अभी तो सिर्फ पार्टी शुरू हुई है। मतलब आप इसको ऐसे देखो कि जो शायद आपको 20% पे पे करना पड़ता, वो 12.5% पे आपको पे करना पड़ेगा, राइट? हो सकता है जो 12.5 पे ही करना था वो 12.5 पे ही करना पड़े, लेकिन लेटर ऑन करना पड़ेगा। तो आप इसके इम्पैक्ट को दो तरीके से समझ सकते हो कि या तो आप अगर शॉर्ट रन में स्टॉक्स खरीदते बेचते तो आपको 20% टैक्स पे करना पड़ता, लॉन्ग रन में बेचते तो भी आपको 12.5% करना पड़ता। म्यूचुअल फंड में आप, मैं मान के चल रहा हूँ आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप 7-8 साल के तो मिनिमम आई ही हैं, जितने साल के लिए हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। तो आप अल्टीमेटली 20 को 12.5 या 12.5 को लेट 12.5 में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड इसकी कैलकुलेशन करके देख लीजिए, आई एम 100% श्योर कि आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है। अब मुझे पता है आपके मन में और बहुत सारे डाउट्स हैं कि म्यूचुअल फंड में तो शेयर सेलेक्ट नहीं कर सकते, हम उनको भी टेकअप करेंगे, लेकिन पहले इसी से रिलेटेड हम टैक्सेशन का एक और बात करना चाहते हैं। टैक्सेशन पे मैं एक बार और बात करना चाहूँगा आपसे, एंड दैट टू इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, राइट? अब मुझे नहीं पता था कि भाई इतनी ज़्यादा नॉलेज की जो है वो ज़रूरत है लोगों को। ये था टैक्सेशन आपका कैपिटल गेन का, ये है टैक्सेशन आपका डिविडेंड का। अब सुनिए, जब आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपको डिविडेंड मिलता है, मुझे अभी डिविडेंड आया, मैं अपने ईमेल खोल के आपको दिखाता हूँ। डिविडेंड के जब मेल्स आते हैं आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? कि अब इन पे टैक्स देना पड़ेगा, और वो भी किस पे देना पड़ेगा? स्लैब रेट पे देना पड़ेगा, राइट? स्लैब रेट क्या होता है? अच्छा, एक भाई कमेंट में ये भी लिख रहे थे, मैं सबके जवाब भी देते चलता हूँ कि हाँ हमें बता रहा है, हमें बता रहा है 30% से ऊपर कौन सा स्लैब रेट होता है। भाई तुम्हें सरचार्ज और सेस के बारे में अभी पता नहीं है, जिसको लगता है ना उसको पता चलता है। बट चलो, तुम्हारी खुशी के लिए 30% का स्लैब रेट मैंने मान लिया, ठीक है? अब डिविडेंड अगर डायरेक्ट स्टॉक में आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, टैक्सेबल, फ्लैट
एट द रेट ऑफ 30%। अगेन इसमें आप कोई डेफरमेंट नहीं कर सकते, देर इज नो डेफरमेंट पॉसिबल इन केस ऑफ डिविडेंड। ओके, वाई? क्योंकि राइट। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, आपके अकाउंट में आया, वो टैक्सेबल हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे उस पर तो टीडीएस होता है पहले से ही, तो भाई पहले आपको टीडीएस का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। टीडीएस तो होता है लेकिन आपको तो उस पर टैक्स पे करना ही पड़ेगा ना। टीडीएस का आप क्रेडिट ले लोगे, आपको टैक्स कैलकुलेट करोगे, टैक्स लाइबिलिटी निकालोगे अपने स्लैब रेट से। सॉरी, मैंने फ्लैट 30% लिखे, यहाँ पे गलत कर दिया, आई एम सो सॉरी। टैक्सेबल एट स्लैब रेट, एट स्लैब रेट, ठीक है। इसको भाई करेक्ट कर लेना, कहीं वो क्लिप निकाल के डाल दो इसकी नालायक, ठीक है। तो टैक्सेबल एट स्लैब रेट, और स्लैब रेट में गो अप टू 30% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस। सरचार्ज इसमें लिमिटेड होता है, उसमें मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सरचार्ज अगर मैं आपको समझाने बैठ गया तो पूरी शाम उसी में निकल जाएगी। नाउ इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड, अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो डिविडेंड क्या होता है, तो सुनिए मेरी बात को। मैं ये मान रहा हूँ कि आपने ग्रोथ वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, आप म्यूचुअल फंड से डिविडेंड लेते ही नहीं हो, म्यूचुअल फंड डिविडेंड्स देते नहीं है। जब तक आप ऑप्ट ना करो, जब तक आप ना बोलो कि भाई हमें डिविडेंड चाहिए, तब तक वो आपको डिविडेंड नहीं देते। अब होगा क्या, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए म्यूचुअल फंड एक्स इन्वेस्टेड इन 30 कंपनीज। अब क्या ये 30 कंपनीज डिविडेंड देंगी? येस, 30 कंपनीज पेड डिविडेंड टू म्यूचुअल फंड। अब क्या होगा, ये डिविडेंड जो है, दिस डिविडेंड इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड नॉर इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर, इन्वेस्टर। यस, होगा क्या इसका, इट विल गेट री इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड and will be reflected in NAV। आपकी NAV के अंदर ही रिफ्लेक्ट होगा, यानी आपकी NAV बढ़ जाएगी। अब राइट। जरा ध्यान से देखिए, तो क्या इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा? लगेगा। टैक्स विल बी लेविड ओनली when the unit holder will sell the units, and इस पर टैक्स लगेगा कौन सा बंदा? कैपिटल गेन टैक्स लगेगा या फिर स्लैब रेट टैक्स लगेगा? कैपिटल गेन टैक्स। विल बी टैक्सेबल एज कैपिटल गेन्स। अगर यस। लॉन्ग टर्म है तो 12.5% का टैक्स लगने वाला है आपके ऊपर, खुश हो जाइए। वो भी कैपिटल गेन्स के नाम पे। कमाल की चीज़ है कि नहीं, पता नहीं ये आपको समझ आया कि नहीं आया भाई, लेकिन जिसको समझ आ गया ना वो म्यूचुअल फंड का एक बार और फ़ैन हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड जब इन्वेस्ट करता है, मान लो उसने 20 कंपनीज में, मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया, 30 कंपनीज में इन्वेस्ट किया और 30 कंपनी ने डिविडेंड पे किया म्यूचुअल फंड को। वो डिविडेंड भाई म्यूचुअल फंड के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, ना ही यूनिट होल्डर के हाथ में। वो री इन्वेस्ट हो जाएगा म्यूचुअल फंड के अंदर और आपकी NAV के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। और टैक्स कब लगेगा? टैक्स विल बी लेविड ओनली व्हेन द यूनिट होल्डर विल सेल द यूनिट्स एंड इट विल बी टैक्सेबल एज कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 12.5%। मुझे लग रहा है मैं इस वाली वीडियो को पेड बना देता हूँ, ये इतनी बड़ी बनने वाली है, राइट। अरे ये एक तरीके से आपने अपने डिविडेंड इनकम का नेचर ही बदल दिया आपने। आपकी इनकम थी डिविडेंड की, बट वो री इन्वेस्ट हो गई, री इन्वेस्ट होके अब जब वो टैक्सेबल होगी तो कैपिटल गेन्स के रेट पे टैक्सेबल होगी। ये दो बातें मुझे टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो करनी थी। नाउ अब एक बात मैं स्टॉक्स के फेवर में भी कर देते हैं वृंदा, नहीं तो स्टॉक्स वाले जो है हम मारेंगे। स्टॉक के फेवर में सबसे बड़ी चीज़ क्या जाती है वृंदा, आपको क्या लगता है? स्टॉक्स में बस मेरे को यही लगता है कि हमारे पास एक कंट्रोल होता है कि कौन सा स्टॉक हम ले सकते हैं। हो सकता है कि म्यूचुअल फंड पे जो मैं यूनिट बाय कर रही हूँ, उस म्यूचुअल फंड ने, मतलब उस म्यूचुअल फंड में हमारे कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो मेरे को समझ नहीं आते, राइट। मैं देख तो सकती हूँ कि कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है पैसे, बट हो सकता है मेरे को कुछ समझ ना आए, तो वो कंट्रोल मेरे पास नहीं रहता। बट स्टॉक्स के केस में वो कंट्रोल आ जाता है। हाँ, तो मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि देखो भाई, कंप्लीट कंट्रोल अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग कीजिए, राइट। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी कुछ कंट्रोल आपके ऊपर होता है, मतलब कुछ कंट्रोल आपके पास होता है। अब आप पूछोगे कि कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हमारे पास कुछ कंट्रोल है? म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय आप फंड हाउस को समझें, फंड मैनेजर को समझें, उसकी पास परफॉर्मेंस को देखें, उसकी थीम को समझें, वो वैल्यू ओरिएंटेड फंड है क्या, उसकी कैटेगरी को समझें, वो मिड कैप है, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मल्टी कैप है,
थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाता है कि आपके पैसों के साथ होने क्या वाला है, राइट। राइट। आपके पैसे किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट होने वाले हैं। एक फंड बोल रहा है कि मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स में बिलीव करता हूँ, और उठा के भाई साहब वो जी बिजनेस, जब जी का जो कुछ मर्जर वर्जर होने वाला है सोनी के साथ, ऐसे शेयर्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है। या येस बैंक जैसे, अब तो चला गया येस बैंक जैसे जो है वो शेयर्स खरीद रहा है, राइट। तो आपको पता होता है कि भाई आप किस तरह के, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ के इन्वेस्ट किया, अगर आप यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं सिर्फ और इन्वेस्ट कर लेते तो गड़बड़ है, राइट। तो अगर आप सीख के सोच समझ के इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ कंट्रोल आपका रहता है, राइट। कंप्लीट कंट्रोल आपका नहीं रहता है। कंप्लीट कंट्रोल आपका तभी है जब आप लोग डायरेक्ट स्टॉक्स में जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बात राइट। आपको ज़रूर ध्यान रखनी है ना। राइट, बट ये जो कंट्रोल लेने वाली बात है ना, कि कंप्लीट कंट्रोल, ये टाइम भी बहुत खाता है। ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी जल्दी से सेलेक्ट कर पाओगे, आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है ड्यूरिंग द सिलेक्शन, इवन उसके बाद रिव्यू करने में, जो कि मेरे को लगता है कि म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी कम हो जाता है। कि आपने एक बार राइट। अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया है, देन यू आर इन्वेस्टिंग। हाँ, कभी आप रिव्यू करोगे, ऐसा नहीं है कि आप रिव्यू नहीं करोगे, उसे भी रिव्यू करोगे, बट टाइम राइट। बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उसमें। राइट। तो हम नेक्स्ट पॉइंट ही बना देते हैं ना इससे, कि कन्वीनियंस की बात होती है कि भाई कन्वीनियंस जो है वो किस में ज़्यादा है। तो कन्वीनियंस जो है वो आपके डायरेक्ट में कम है और आपके म्यूचुअल फंड में मोर है। क्योंकि अगर आपके पास समय कम है, अगर आपके पास नॉलेज कम है, अगर आपके पास रिसर्च टूल्स कम है, रिसर्च कैपेबिलिटीज़ कम है, तो आप लोग म्यूचुअल फंड के साथ जाइए, वहाँ पे कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा है। और अगर आपके पास भाई टाइम ही टाइम है, भाई सुबह उठते हो एकदम आराम से शांति से, ज़िंदगी में कुछ करने के लिए है नहीं, और फुल एकदम नॉलेज है आप लोगों को, रिसर्च टीम आपके पास बैठी हो, रिसर्च के प्रॉपर टूल्स हैं, तो आप लोग जो है वो डायरेक्ट स्टॉक्स के लिए जा सकते हैं। एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला एक चीज़ को लेकर, आई थिंक मैंने वो भी डिस्कस कर देते हैं, वो है रिस्क, बल्कि आई शुड से रिटर्न्स। हुँ। तो ऐसा कहा गया कि भाई, जो कमेंट्स मुझे पढ़ने मिला, स्टॉक के रिटर्न को म्यूचुअल फंड के रिटर्न से कैसे कंपेयर कर सकते हो। हमने पहले भी इस पर एक वीडियो किया है। एक भाई कह रहा था कि 10% पर मंथ देता है स्टॉक, तो उसी वीडियो भाई में एक और नया कमेंट भी आया है कि हाँ, आपको लग रहा है 10% पर मंथ हो नहीं सकता है, आप मेरे को पैसे दो, मैं 25% करके दिखाऊँगा आपको। उसी उसी वीडियो के कमेंट में है ये। भाई 25% पर मंथ वाला हमसे पैसे क्यों मांग रहे हो भाई, तुम भाई खुदा आदमी हो। बट एनीवेज, रिटर्न्स में आपको, चलो मैं आप सबसे पूछता हूँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो पिछले 8 साल से, 7 से 8 साल मिनिमम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हो, और जिसने एक साइजेबल अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा हो, और उसका XIRR 25% से ऊपर आ रहा हो। XIR मतलब पूरे 7 साल का, जो आप ऐसा समझ लो देसी भाषा में, 7 साल का CAGR 25% से ऊपर आ रहा है, और आपका अमाउंट जो है वो करोड़ों में है, तो आप मुझे बताइए। मैंने अमाउंट ज़्यादा क्यों बोला, क्योंकि कम पैसे पे ज़्यादा रिटर्न निकालना मुझे ऐसा लगता है काफ़ी आसान होता है, राइट। इनिशियली एक बिगनर्स लक भी होता है जो मार्केट में बहुत चलता है। आप जिस शेयर को हाथ लगाते हो वो सोना बन जाता है ना। तो आप एक बार बैठ के ज़रूर सोचिएगा, आप ऐसे कितने व्यक्तियों को जानते हैं जिनके रिटर्न्स 20% और अबव चल रहे हैं, और वो 7-8 साल से इन्वेस्ट करें, जिनको आप पर्सनली जानते हो, ऐसे यूट्यूब पे जानने वाले नहीं, जिनको आप पर्सनली जानते हो, राइट, जिन्होंने आपके साथ जिनका उठना बैठना हो, जिनको आप समझते हो। तो मुझे बताइएगा, मैं अगर एक सच बात बोलूँ, एकदम सीधी सच्ची बात बोलूँ मैं आपको, रिटर्न्स दोनों में आप अगर समझदारी से इन्वेस्ट करें, मोर और लेस इक्वल मिल सकते हैं। अब मैं गालियाँ खाने के लिए तैयार हो चुका हूँ कि भाई ऐसा कैसे बोल दिया आपने। मैं ट्रेडिंग की बात ही नहीं कर रहा, पहली बात। मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। मैं बात कर रहा हूँ आपसे एक बड़े टाइम होराइजन की और बड़े पैसे की, राइट। राइट। एंड एक काम कीजिए, वॉरेन बफे साहब का XIR देख लीजिए, आप सारी बातें छोड़ो, वॉरेन बफे का XIR कितना है आप ये पता कर लीजिए। झुंझुनवाला साहब का शायद 35-40% के आसपास रहा हो, राइट। वॉरेन बफे साहब का मुझे नहीं लगता कि 20-25% से ऊपर रहा होगा, राइट। वो तो नहीं। डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, वो तो किसी म्यूचुअल फंड में नहीं डालते, वो तो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट है, वो तो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट है। वो सिर्फ इंडेक्स फंड को फेवर करते हैं। बट एनीवेज, ये मेरा थॉट है कि भाई रिटर्न्स आपको मोर और लेस इक्वल मिलते हैं। वृंदा, आपके थॉट्स? यहाँ पे मेरे को एक और चीज़ बोलनी है, जब आप रिटर्न्स की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ हाँ, पे बहुत बारी मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, मतलब वहाँ पे तो अपना पूरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कंपेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे एक सिंगल स्टॉक से कंपेयर हाँ, करने लग जाएंगे, इस स्टॉक हाँ, में तो हमें ये रिटर्न मिला, ऐसे यस, कैसे। यस, दिस इज यस, रॉन्ग, आप, मतलब आप पूरे हाँ, पोर्टफोलियो की बात करो ना, ये एक स्टॉक हाँ, पकड़ के क्यों बात कर रहे हो। कंपेयर द पोर्टफोलियो मस्ट बी फॉर लॉन्ग टर्म। और आपको एक बात बताऊँ मैं, एक बात मैं आपको बताता हूँ,
आपके एक बार को इक्विटी पोर्टफोलियो पूरा ज़ीरो हो सकता है, पूरा। लेकिन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आप करके देखिए, मुझे नहीं लगता कि भाई किसी का म्यूचुअल फंड के अगर किसी के पास 3-4 फंड्स हैं तो उसका फंड पूरा ज़ीरो होगा। और अगर आप लंबे समय के लिए सिर्फ इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी आप लोग जो है एफडी से तो बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा ही रहे हैं, और आपके प्रोबेबिलिटी जो है वो रिटर्न्स कमाने की, अच्छे रिटर्न्स कमाने की प्रोबेबिलिटी अपने आप ही जो है वो बहुत हाई हो जाती है। मैं कोई नंबर नहीं देना चाहता, बट बहुत हाई हो जाती है, मस्ट बी लॉन्ग टर्म। और एक इसका बहुत बड़ा रिस्क है, कंप्लीट लॉस ऑफ कैपिटल भी हो सकता है। कंप्लीट लॉस ऑफ कैपिटल चांसेस आर हाई इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड, चांसेस आर हाई इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड। अच्छा, अब इससे पहले कोई आए और बोले कि आपको स्टॉक चूज़ नहीं करने आते, भाई मेरा स्टॉक का भी पोर्टफोलियो है, और भगवान की दुआ से स्टॉक का भी पोर्टफोलियो इन करोर्स है, राइट। मुझे बुरा लगता है ये सब बोलते हुए, मुझे लगता है कि शो ऑफ हो रहा है जब मैं बात बोल रहा हूँ, और उस पर भी अच्छा रिटर्न है। आई हैव स्टॉक्स जिस पे 250%, 230%, 200%, 150%, 178% के आसपास का रिटर्न है ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 ईयर्स, राइट। अब आप इसमें CAGR कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ठीक चल रहा है मामला। मैं ज़्यादा नंबर्स में नहीं जाता क्योंकि मुझे लगता है कि फिर उससे कन्फ्यूजन होती है, उससे और ज़्यादा परेशानी होती है। खैर, तो रिस्क जो है यहाँ पे, बल्कि अगर अपसाइड रिस्क देखूं तो मोर और लेस इक्वल लगता है, मे बी अ लिटिल हायर इन स्टॉक्स, बट डाउनसाइड रिस्क जो है वो म्यूचुअल फंड में बहुत कम होता है, और स्टॉक्स के कंपैरेटिवली डाउनसाइड रिस्क स्टॉक्स में जो है बहुत ज़्यादा होता है। प्लीज़ ऐसा मत समझिएगा कि मैं बायस्ड हूँ, मैं आप लोगों को सिखाना, पढ़ाना, आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि एक आम व्यक्ति के लिए सही क्या है। आप समझिए इस बात को, मेरा इसमें क्या है, मैं ये बोल के आपसे मेरे को कौन सा म्यूचुअल फंड से कमीशन मिल रही है यार? कोई नहीं दे रहा यार, कोई दे रहा तो बताओ यार, दिलवा दो यार। और फिर बोल रहा हूँ, अगर स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो भाई मेरे आप स्टॉक्स वाले एफिलिएट लिंक से आप अकाउंट खोलोगे तो मुझे कमीशन मिलेगी। एनीवेज, तो मैं आपको जेन्युइनली एजुकेट करना चाहता हूँ रिटर्न्स के बारे में। आप प्लीज़ देखिएगा, मैं लिख देता हूँ, मे बी ऑन अ हायर साइड इन फ्यू केसेस ओनली। ओके, बेसिक बात मैं लिख रहा हूँ, और प्लीज़ अगर आप डिसएग्री करते हैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करें, अपने कमेंट्स लिखें, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन ये उल्टी सीधी बातें लिखेंगे तो भैया फिर तो गलत बात है। एनीवेज वृंदा, और क्या डिफरेंसेस आपको नज़र आते हैं? कंट्रोल, कन्वीनियंस, रिटर्न हमने डिस्कस कर दिया, टैक्सेशन हमने डिस्कस चीज़ कर मैं दिया। इसमें बोलना चाहूँगी, ये जो रिस्क वाली बात बोली ना, सो जब आप हम्म, लिख रहे थे ना, मतलब मैं पुराना अपना सोच रही थी। सो स्टॉक हम्म, मार्केट, एक छोटी-सी स्टोरी कि मेरे घर पे हुआ है ये, मतलब ये तो मैंने हम्म, अपने खुद के घर में देखा है। हम्म, अ, मतलब मेरे को स्टॉक मार्केट पता चली थी इन 2006-7 कहीं जाके। मेरे हम्म, को ज़्यादा कुछ नहीं पता था स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे वर्क करती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी। बट हाँ, मतलब लाइक मेरे डैड ने उस टाइम पे इन्वेस्ट करना शुरू किया था। हम्म, सो उन्हें भी वही कि मतलब ट्रेड नहीं कर रहे थे, इन्वेस्ट ही कर रहे थे वो भी, कि लॉन्ग टर्म के लिए ही, उनका कुछ ऐसा मोटिव था नहीं कि रोज़ हम्म, सुबह उठ के भाई बेचना है। उनका अपना काम ऑलरेडी था, एक्टिव इनकम कहीं और से थी। सो हम्म, मतलब मैंने बाय सेल कैसे करना है ये मेरे को पता था। लाइक मेरे को हम्म, पापा कभी-कभी बोल देते थे कि यार मैं हम्म, थोड़ा-सा बिज़ी हूँ। जब मैं स्कूल हम्म, से आई वापस, तो हम्म, ऑर्डर आ जाता था मेरे पास कि ये हम्म, करना है। तो मैंने पूरा एनालाइज़ किया, मतलब लाइक पूरा, लाइक मेरे को कोर नहीं पता था कि वो क्यों डिप हो रहा है, कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। बट जब मैंने देखा था ना वो रिस्क जो पापा ने लिया था, एंड अमाउंट, वो कैपिटल लॉस जब मैंने देखा 2008 में, बहुत गंदा क्रैश देखा था। और वही जो म्यूचुअल फंड में लाइक लगाए होते, मतलब कुछ भी यहाँ पे स्टॉक में ना लगाए, और अभी तक वो पड़े होते, तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़े अमाउंट पहुँच चुका होता। तो रिस्क मैंने पर्सनली देखा है स्टॉक मार्केट में, वो ज़ीरो जाते हुए ना, खुद देखा है। राइट, राइट। और म्यूचुअल फंड में इसी के लिए हम बोलते हैं कि अपना डाउन साइड कैप्चर रेशियो जो है म्यूचुअल फंड्स का अगर अच्छा हो तो आपको वो फॉल में भी बचा सकते हैं, कंपैरेटिवली कम गिरेंगे। खैर, एनीवेज, नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा है जिस पे डिस्कशन करना चाहेंगे वृंदा जी आप? और क्या चीज़ आपको ऐसी लगती है जो डिफ्रेंशिएट करती है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग और स्टॉक इन्वेस्टिंग को? कितनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आई थिंक, कि आई कितना। थिंक फ्लेक्सिबिलिटी वो कंट्रोल में ही कवर हो जाता है कि भाई हुँ, कंट्रोल जो है म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा कम है, और हुँ, स्टॉक्स में जो है वो ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो है उनका पैसा लगाया जाता है। एनीथिंग एल्स, राइट। या मैं कुछ बताऊं आपको?
हाँ, आप बता सकते हो मतलब और कुछ ऐसे एकदम से मेरा आई थिंक स्ट्राइक नहीं कर रहा है। एक चीज़ और, कॉस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट अगर देखी जाए तो आपके पास वहाँ पे यहाँ पे देर इज़ नो एक्सपेंस रेशियो एज सच। एक्सपेंस रेशियो नहीं होता है यहाँ पे, एक्सपेंस रेशियो जो है वो होता है, राइट। एंड मैं ये बोलूँगा यार, कोई आप किसी से काम ले रहे हो, यहाँ पे आप खुद काम कर रहे हो जब आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप एक राइट। कंपनी के थ्रू काम ले रहे हो, तो कंपनी अपने काम के लिए आपसे पैसा चार्ज करेगी। एंड ये भी एक्सपेंस रेशियो भी आज के डेट में कम होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत फेमस फ्लेक्सी कैप फंड है, उसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में 0.62 है। अगर आप इंडेक्स फंड की बात करें, बहुत फेमस इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 का, उसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.18 है, 0.18, दैट्स इट, राइट। तो मुझे लगता है कि एक्सपेंस रेशियो कोई बहुत बड़ी अड़चन पैदा नहीं कर रहा है। बट येस, जब आप डायरेक्ट जा रहे हैं तो अड़चन पैदा नहीं कर रहा है। अगर आप रेगुलर मोड से जा रहे हैं, यानी एजेंट भी बीच में इन्वॉल्व है, उनकी कमीशंस भी इन्वॉल्व है, तो वो एक बड़ा अमाउंट जो है वो बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप एजेंट्स के साथ मत जाइए। एजेंट्स अगर आपको गाइड करते हैं, समय समय पे आपकी हेल्प करते रहते हैं, तो डेफिनेटली आपको एजेंट्स के साथ जाना चाहिए। अदरवाइज़ आप जो है वो डायरेक्ट जाइए, और कोई ऐसी टेंशन की बात है नहीं, राइट। राइट, बट मेरे को स्टॉक मार्केट में एक और चीज़ लगती है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी तो होती है वहाँ पे। जब हम डायरेक्टली स्टॉक ले रहे होते हैं और सेल करते हैं कभी भी, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी तो लगती है। लगती है, लेकिन अ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, इफ़ आई एम नॉट हुँ, रॉन्ग। आजकल तो जो ब्रोकर्स हैं वो शायद लॉन्ग टर्म में कुछ ज़्यादा ब्रोकरेज भी नहीं लेते हैं आपसे, राइट। अगर आप हुँ, लंबे समय के लिए ले रहे हैं तो वो बहुत बहुत ऐसे एक्सट्रीम में आपको परेशान नहीं करती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। बहुत बड़े ओके। अमाउंट पे हो भी सकती है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्सपेंस रेशियो पे ज़्यादा फाइट करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। और एक बात हुँ, की मुझे नॉलेज नहीं है, शायद ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह जब म्यूचुअल फंड हाउस भी परचेज सेल करते होंगे, मुझे नॉलेज नहीं है। अगर किसी को हो तो वो बता दें। उनको भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ती होगी, एक्सचेंज कॉस्ट वगैरह कुछ ना कुछ ज़रूर होंगे चार्जेस। तो आई थिंक वो बराबर हो जाते हैं। बट एक्सपेंस रेशियो स्पेसिफिकली आपको हुँ, डीमैट में जो है वो नहीं देना पड़ता है, और यहाँ पे जो है वो आपको डीमैट म्यूचुअल फंड में वो आपको देना पड़ता है एक्सपेंस रेशियो। एंड ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होता अगर यही 2%, 2.5%, 3% का अमाउंट होता। जैसे कि पीएमएस की बात करूँ, अगर मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। एसेट मैनेजमेंट फ़ीस बोल लीजिए या फंड मैनेजमेंट फ़ीस बोल लीजिए, तो वहाँ पे बहुत एक मेक और ब्रेक सिचुएशन जो है वो बन जाती है। खैर, राइट। अ, मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा कि भाई क्या चीज़ें जो हैं, किसको किस तरफ जाना चाहिए। तो आपको सबसे पहले ये देखना है, आई थिंक, टाइम एंड एक्सपर्टीज़। ये दो चीज़ें ये दो चीज़ें आपको नंबर वन क्राइटेरिया रखने हैं। अगर आपके पास टाइम और एक्सपर्टीज़ भर भर के है, समय भी है, एक्सपर्टीज़ भी है, यू हैव द नॉलेज, यू हैव द राइट हुँ, टूल्स, यू हैव द राइट टीम, यू हैव द राइट पीपल, यू हैव द राइट कंपनी, देन हुँ, अगर आप के पास अच्छे हैं, राइट, यू have time and you have expertise as well as expertise, तो आपको क्या करना चाहिए? आई थिंक इन दैट केस आप डायरेक्ट स्टॉक्स के लिए जाइए, राइट। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है, वो भी मैं ऐड कर देंगे, और क्या बेसिस होना चाहिए। अदरवाइज आई थिंक बहुत सिंपल है। अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है तो आपको म्यूचुअल फंड जो है वो बेस्ट आपके लिए रहने वाला है, राइट। म्यूचुअल फंड्स के लिए आप लोग जा सकते हैं, ओके। दूसरी राइट। चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, विंदा, और क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि कंसिडर करनी चाहिए डायरेक्ट रिस्क आप स्टॉक्स और? कितना ले सकते हो? बेसिकली हर बंदे का रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत डिफ़र कर सकती है। तो आपकी यस, रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है, तो उस पे आई थिंक डिसीजन मैटर करेगा। यस। तो रिस्क एपेटाइट, आप कितना रिस्क झेल सकते हो। जैसे मैंने बताया कि स्टॉक्स में चीज़ें ज़ीरो भी हो सकती हैं। तो हुँ, अगर आप रिस्क एपेटाइट आपकी आपकी हाई है, आपकी रिस्क एपेटाइट जो है वो हाई है, तो आपको मेरे हिसाब से स्टॉक्स में जाना चाहिए। अगर आपकी रिस्क हुँ, एपेटाइट जो है वो लो है, तो आपको जो है वो म्यूचुअल फंड के पास जाना चाहिए। टॉलरेंस, राइट। बेसिकली आप कितना रिस्क जो है वो झेल पाते हैं, कंट्रोल कितना रखना चाहते हैं, राइट। तो वो सब चीज़ें रिस्क से ही कनेक्ट हो जाती हैं। आप अगर आप रिस्क हाई झेल सकते हैं, कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं, स्टॉक्स के लिए जाइए। जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरे पैसे तो एक प्रोफेशनल व्यक्ति मैनेज करे जिसके पास यही सब काम है, तो मेरे हिसाब से आप लोग जाइए डेफिनेटली म्यूचुअल फंड के लिए, राइट। राइट। एंड थर्ड पार्ट, जिसकी वजह से मैं बहुत म्यूचुअल फंड की तरफ शिफ्ट हुआ, वो है टैक्स एफिशिएंसी, राइट। तो टैक्स एफिशिएंसी डेफरल की वजह से, मेजरली डेफरल की वजह से, डिविडेंड वाली जो टैक्सेशन मैंने आपको समझाया उसकी वजह से, म्यूचुअल फंड्स आर मोर टैक्स एफिशिएंट, म्यूचुअल फंड्स आर मोर टैक्स एफिशिएंट, राइट। ऐसा मेरा राइट। मानना है। एंड प्लीज़ याद रखिए, कई लोगों ने बोला कि आप टैक्स बचाने के चक्कर में हाई रिटर्न को जो है वो छोड़ रहे हो। ऐसा नहीं है।
हाई रिटर्न, हाई रिटर्न, हाई रिटर्न भाई, मैंने आपको लास्ट वीडियो में हमने झुंझुनवाला साहब से भी आपको मिलवाया था। 18% पे आप किंग हैं, 20% पे आप एम्प्रर हैं। और मेरे पास जो म्यूचुअल फंड, जिसमें मेरे म्यूचुअल फंड का मैं आपको एग्जैक्ट परसेंटेज बताता हूँ। मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का 42% मैंने सिर्फ एक ही फंड के अंदर डाल रखा है, और उसका जो XIRR है मुझे लगभग 26% के आसपास मिल रहा है, राइट। हुँ, और मैं तो 12% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 12 से 15 के आसपास। मैं फिर भी आपसे बात बोल रहा हूँ कि भाई म्यूचुअल फंड ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट है, और अगर आप टैक्सेस को बचाना चाहते हैं, लंबे समय के लिए अपने टैक्सेस को कंपाउंड करने देना चाहते हैं, तो आप लोग जो है वो म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं फॉर श्योर। ओके। एंड राइट। एक चीज़ और भी है, अगर आप बिगिनर हैं देन अगेन हुँ, आई थिंक म्यूचुअल फंड्स आर दी बेस्ट। एक्सपीरियंस हुँ, हैं तो आपके लिए स्टॉक्स जो है वो बेस्ट होने वाले हैं। ओके। तो राइट। ये एक छोटी सी समरी है हमारी तरफ से आप लोगों के लिए। एंड याद रखिए, टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसे हम लोग भूल जाते हैं, और वो आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपकी मनी को वो थोड़ा थोड़ा करके जो है वो लेता रहेगा, और उसके कंपाउंडिंग इम्पैक्ट को कम करता रहेगा। और यहाँ पे प्लीज़ ये बात मत सोचिए कि मैं आपको टैक्स चुराना सिखा रहा हूँ, ये टैक्स इवेजन नहीं है, ये टैक्स डेफरमेंट है। और ये भी बात हुँ, मत सोचिए कि मैं टैक्स नहीं देना चाहता हूँ, मैं भाई बहुत टैक्स देता हूँ, बहुत 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 ज़्यादा टैक्स देता हूँ, राइट। राइट। एक बार तो इतना टैक्स दिया था कि बस पूछो ही मत भाई, दिल से ऐसे ना आवाज़ ऐसे निकल गई थी। बहुत सारा टैक्स था। एक स्टार्टअप में हुँ, इन्वेस्टमेंट थी, जब वो सेल हुई तो अच्छा खासा कैपिटल गेन बना, शॉर्ट टर्म कैपिटल, उस पर अच्छा खासा टैक्स था। मैं फिगर्स इसलिए नहीं बताता हूँ, मुझे नहीं लगता कि भाई फिगर्स बताना रेलेवेंट है, कहीं शो ऑफ ना लगे। बट धीरे धीरे मैं आपके साथ सारी चीज़ें, जब आप लोग और जुड़ जाएंगे हमारे साथ, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा आपके साथ, राइट। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन कि भाई डायरेक्ट स्टॉक और इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड। आप डिसाइड कीजिए आप क्या चाहते हैं, आप डिसाइड कीजिए आपको किसके एडवांटेज किसके डिसएडवांटेज ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्या अच्छा लगता है, एंड टेक अ कॉल। मुझे देख के, वृंदा को देख के, किसी और को देख के काम मत कीजिए। मैंने अभी रिसेंटली अपना पूरा का पूरा स्टॉक पोर्टफोलियो खाली करना शुरू किया है, खाली हो रहा है धीरे धीरे। इवन आज भी, एज ऑफ नाउ, मैं आपको डेट बता देता हूँ, 19 सितंबर है आज, 19 सितंबर 2024। मैंने आज भी स्टॉक्स बेचे हैं, क्योंकि मुझे धीरे धीरे उन सबको म्यूचुअल फंड में लेके आना है। अब मेरे पास मेनली ETF रहेंगे और म्यूचुअल फंड्स रहेंगे, कुछ डायरेक्ट स्टॉक्स रहेंगे जो लीगेसी स्टॉक्स हैं, उनको मैं अपने पास रखूंगा, जो बहुत लंबे समय से चलते आए हैं, अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, ठीक ठाक रेट से ग्रो कर रहे हैं, उनको मैं अपने पास रखने वाला हूँ। दैट्स इट। ओके। एंड हुँ, मिलेंगे 10 साल बाद एक बड़े से पोर्टफोलियो के साथ। क्यों वृंदा? बिल्कुल, बिल्कुल, 100%। राइट। एंड ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि म्यूचुअल फंड में आप ज़्यादा रिटर्न नहीं कमा सकते, म्यूचुअल फंड से वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती, म्यूचुअल फंड जो है वो आपको कभी अमीर नहीं बना सकते। ये सब एक मिथ है, और ये मिथ बहुत जल्दी हम लोग तोड़ेंगे। ओके। चलिए, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना जीतना शुरू। चाहिए। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।